Yes, good morning, class. Today we are going to start the new topic of chapter 10 respiration. आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा हाउ डू वी ब्रीथ, हाउ डू वी ब्रीथ एंड सेकंड टॉपिक इज व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं और जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम क्या इनहेल करते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं। ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ। अब बेटा आप सभी जानते हैं कि ब्रीदिंग के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। भाई जो एयर है हमारी बॉडी के अंदर वो या तो नोस्ट्रिल से जाती है या माउथ से, उसी को हम इनहेल करते हैं और वहीं से हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की तो हमने पढ़ लिया है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग होगा कैसे? नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मीन्स जो नोज है, ठीक है, जो नोज की जो पैसेज है जहां से एयर एंटर करती है नोज के थ्रू, उसको हम नोस्ट्रिल कहेंगे। When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. अब नेजल कैविटी मतलब वो नोज का जो रास्ता है, ठीक है, नाक के अंदर का जो रास्ता है उसको नेजल कैविटी हम कहेंगे। फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर रीचेज आवर लंग थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू जहां से हवा एंटर करती है हमारी बॉडी में, तो नेजल कैविटी से होती हुई विंड पाइप के थ्रू कहां पे जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो थ्रोट है ना, इसके पास दो पैसेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक होती है फूड पाइप जिसके थ्रू हमारा फूड जाता है स्टमक में, एक होता है हमारे पास विंड पाइप, ठीक है, जहां से एयर जाती है लंग्स के अंदर। तो दो तरह के रास्ते होते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट के अंदर का जो है हमारे पास इंटरनल पार्ट, उसके अंदर लंग्स होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। दोनों साइड पे रिब्स होते हैं, ठीक है। उस रिब्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास लंग्स होते हैं। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक लंबा सा मस्कुलर सरफेस है, बॉटम, जो हमारा लंग्स होता है ना, लंग्स का जो बॉटम है, नीचे का जो पार्ट है जिसको हम फ्लोर कहते हैं, वो चेस्ट कैविटी का फ्लोर की फॉर्मेशन करता है। और जो नीचे वाला पार्ट है लंग्स के, बिल्कुल अभी डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है बेटा, प्रोनाउंसिएशन पे भी आपने ध्यान देना है। DIAPHRAGM है यहाँ पे, तो जी की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, तो हम इसको कहेंगे डायफ्राम। डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, आप अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखिए, ठीक है, तो अब ब्रीदिंग हम करेंगे। क्या हो रहा है? इनवर्ड और आउटवर्ड एयर जा रही है भाई। जब अंदर की तरफ एयर जाती है तो हमारा जो रिब केज है, यानी कि जो चेस्ट है, वो बाहर की तरफ आती है, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट होती है। और जैसे ही हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन होती है, तो जो हमारा जो चेस्ट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अंदर की तरफ जाती है। तो ये एक मूवमेंट है किसकी भाई? हमारे पास डायफ्राम और रिब केज, ठीक है, इसमें मूवमेंट होती है जब हम इनहेल और एयर को एक्सहेल करते हैं। अब इनहेलेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। ये बुक भी है बेटा आपके पास, सभी ने बुक भी साथ में रखनी है, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप। जैसे हमने एयर को अंदर की तरफ लिया, तो जो हमारी रिब्स हैं, ठीक है, यानी कि जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आती है, एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ होगी। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। डायफ्राम कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट, लंग्स का लोअर पार्ट, वो नीचे की तरफ जाता है इनहेलेशन में। ये आपने याद रखना है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड द एयर रसेज इनटू द लंग। ये जो मूवमेंट है ये चेस्ट कैविटी के अंदर जो है स्पेस उसको इंक्रीज कर देती है, एंड रसेज एयर इनटू द लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या भर देती है? एयर को फिल कर देती है। जैसे बैलून नहीं होता, बैलून, बैलून में हम हवा भरते हैं तो वो इन्फ्लेट होता है, फूल जाता है। ऐसे ही हमारे लंग्स हैं कि जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये बैलून की तरह फूल जाएंगे।
और जैसे एयर निकलेगी तो जैसे बैलून डिफ्लेट हो जाता है वैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी भी डिक्रीज हो जाएगा साइज। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, एयर के अंदर क्या हो जाती है, लंग्स के अंदर एयर भर जाती है। ये तो हुआ इनहेलेशन में। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। देखिए भाई ये मूवमेंट भी देखिए, आप हवा को बाहर की तरफ छोड़िए तो हमारी जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ। और जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम को नहीं हम देख पाएंगे, डायफ्राम हमारा इंटरनल पार्ट है, डायफ्राम होता है अपवर्ड आ जाता है, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है और रिब्स अंदर की तरफ चली जाती हैं। इट्स फॉर्मर पोजीशन, पहले वाली पोजीशन में, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ये जो है हमारे चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस कर देंगी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग, एयर लंग से बाहर निकल आएगी। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजिली। ये जो मूवमेंट है इसको हम आसानी से फेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से इसको देख पाते हैं। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन पे हम अपनी हथेली रखें। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड, ठीक है। एब्डोमेन में भी ऐसे ही रहता है कि हवा को जब हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है, जो चेस्ट कैविटी है, इसमें मूवमेंट आती है हमारे पास। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, after having learned during breathing there is a changes in the size of the chest cavity। अब जब ब्रीदिंग हम करते हैं, एयर अंदर की तरफ जाती है, चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आती है, साइज इंक्रीज हो जाता है। जब एयर हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, चेस्ट का साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हम खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। अब देखिए बेटा डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, सबसे पहले बेटा हमारे पास नेजल पैसेज, ठीक है, नोज और ओरल कैविटी जो है वो है माउथ से। उसके बाद हमारे पास है फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स बेटा जहां से हम हमारे एयर जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ विंड पाइप भी कहते हैं। फिर है ट्रैकिया, ट्रैकिया से भी एयर कहाँ पे एंटर करती है, लंग्स के अंदर। देन वी आर हैविंग लंग्स, ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। देन रिब्स, और रिब्स के अंदर कौन होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। और देखिए बेटा सबसे नीचे डायफ्रेम। अब ये जो लंग्स का जो बॉटम पार्ट है दैट इज डायफ्रेम, इसको हम डायफ्रेम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज डायफ्रेम। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही सी कुड एक्सपेंड इट मैक्सिमम। अब बच्चे आपस में ऐसे कंपटीशन करते हैं कि भाई कौन छाती को ज्यादा फुला सकता है, वो एयर के वजह से ही होता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। आप क्लासमेट में या घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक्टिविटी हम आसानी से कर पाएंगे। तो सभी ने इस डायग्राम को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। स्मोकिंग डैमेज लंग, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। जो स्मोकिंग है वो हमारे लंग्स को डैमेज करती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग। नेक्स्ट है बेटा 2 एक्टिविटी हम परफॉर्म यहाँ पे करेंगे। एक्टिविटी 10.4, ठीक है, एक में इनहेलेशन रहेगा, एक में एक्सहेलेशन रहेगा। तो इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप। जो मेजरिंग टेप होता है, ठीक है, तो हम एक डीप ब्रीथ लेंगे, अंदर की तरफ सांस भर के अपना जो चेस्ट है उसका साइज मेजर करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो हमारी टेबल है 10.2, ठीक है, इसमें अपने क्लासमेट का नाम रखा है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, चेस्ट का जो साइज है उसको हम मेजर कर लेंगे। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विद which classmates show the maximum expansion in the chest। सपोज करो हमने 10 स्टूडेंट पे ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम साइज किसका होगा। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल, ठीक है। तो पहले बेटा डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए इनहेलेशन। इनहेलेशन में हमने क्या कहा था, एयर अंदर की तरफ आएगी, रिब्स मूव आउट, रिब्स जो है बाहर की तरफ आएंगे, एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। देखो डायफ्राम का जो
एरो है वो कहां पे है, डाउनवर्ड है, ठीक है। फिगर 10.5 में डाउनवर्ड है डायफ्राम, तो जैसे ही रिब्स आउटवर्ड आएंगी डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा। सेकंड है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होगा हमारा, एयर क्या है, बाहर की तरफ आती है, एयर बाहर की तरफ आएगी तो रिब्स जो हैं वो अंदर की तरफ जाएंगी, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, एंड द डायफ्राम मूव्स अप, अप अपवर्ड जाएगा डायफ्राम हमारा। तो ये मैकेनिज्म रहेगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। नेक्स्ट एक्टिविटी 10.5, टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल। अब एक छोटा सा घर पे इसको बना सकते हैं बोतल लेके, और ये पूरा मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है। रिमूव द बॉटम, उसकी बॉटम को हम कट कर देंगे। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और द प्लास्टिक ट्यूब। अब एक वाई शेप की वहां पे ट्यूब लेंगे हम, अभी डायग्राम में मैं इसको बताऊंगा। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। अब उसकी जो लिड होती है ढक्कन, उसमें एक छोटा सा होल करेंगे और उसके अंदर से हम उस ट्यूब को डाल देंगे। टू द फोग्ड एंड द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बैलून। अब हम जो दूसरे एंड है बैलून उसके ट्यूब के वाई शेप पे दो बैलून लगा देंगे वहां पे। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल एज सोन इन फिगर 10.7। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसको करने वाले हैं, पहले आप डायग्राम देखिए फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है बेटा। ये 10.7 इस तरह से मॉडल होगा हमारे पास, ए और बी। तो एक वाई से एक बोतल लेके नीचे से उसको कट करके वहां पे एक रबर लगा देंगे, फिर हमारे पास एक वाई शेप ट्यूब होगी, उसके दो एंड पे छोटे छोटे बैलून लगाएंगे और ऊपर से एयर उसमें फिल करेंगे। जैसे एयर फिल करेंगे बैलून का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एयर नहीं हमने फिल करनी, नीचे से जो रबर है उसको खींचना है। जैसे ही नीचे की तरफ उस रबर को हम खींचते हैं, वो क्या है, हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम नीचे जाएगा तो बैलून में हवा भर जाएगी। जैसे डायफ्राम को हम छोड़ेंगे, मतलब वो जो बॉटम की जो रबर है, रबर सीट, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो बैलून के अंदर से एयर निकल जाएगी। यही हमारा प्रोसीजर होता है किसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। चलिए इसको रीड करते हैं। सो नाउ कैप द बोतल, बोतल पे हम कैप लगाएंगे। सील इट टू मेक एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे ताकि एयर इसमें एंटर ना करे। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई अ थिन रबर और द प्लास्टिक सीट यूजिंग ए लार्जर रबर बैंड। एक लार्ज रबर बैंड लगा के उसको हम टाइट कर देंगे। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloon। जैसे हम इसको बेस एक डायफ्राम की तरह है, नीचे की तरफ पुल करते हैं तो देखिएगा डायग्राम में भी जो बैलून का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही हम उस रबर सीट को छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो बैलून के अंदर से एयर निकल जाएगी। ऐसा ही हमारे लंग्स के अंदर होता है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। To understand the expansion of the lung, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloon। और हम बैलून को ध्यान से देखेंगे। What do the balloon in this? Did you see any change in the balloon? बैलून के अंदर कोई चेंज है? बिल्कुल है भाई, बैलून के अंदर एयर भर जाती है। What do the balloon in this model represent? बैलून किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैलून रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लंग्स को। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर बैलून की तरह हवा भर जाती है, और जैसे ही हमारे लंग्स में एयर फिल होगी तो लंग्स और चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी आउटवर्ड हो जाएगी, बाहर की तरफ आएगी। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रीदिंग कैसी होती है। ठीक है बेटा, तो फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं 10.7। फिर से हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये मॉडल बना लिया, प्रिपेयर कर लिया। सिंपल, हम जो रबर सीट है ये हमारे डायफ्राम की तरह है, इसको नीचे की तरफ जब हम खींचते हैं तो हमारे बैलून में हवा फिल हो जाती है। जैसे ही हम इस रबर सीट को छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बैलून के अंदर से हवा निकल जाएगी। यही है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फर्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनहेलेशन को, और सेकंड वाला एक्सहेलेशन को। सेम को यही प्रोसीजर हमारी ब्रीदिंग में होता है। अब दूसरा टॉपिक था बेटा हमारा, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। कि हमने ये तो पता है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, लेकिन जो बाहर की तरफ एयर आती है उसमें क्या क्या होता है।
ये अब हम इसको लर्न करेंगे। टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ए ग्लास प्लास्टिक बोतल। ठीक है, बिल्कुल ग्लास की प्लास्टिक हम बोतल लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे जो लेबोरेटरी के अंदर होती है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल। अब उसके ढक्कन में क्या करेंगे हम, एक होल करके और एक लिड वहां पे लगाएंगे। देखो जैसे इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। और सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। देखो बेटा, लाइम वाटर होता है हमारा जो चूना होता है, जो घरों पे पहले व्हाइट वॉश करते थे, सफेदी करने के लिए यूज करते थे, व्हाइट, तो उसको चूना बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइम स्टोन। उसको वाटर के अंदर मिक्स कर लेंगे तो वहां से हमारा बनेगा लाइम वाटर। ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ through the hole in the lid in such a way that it dip in the lime water। अब एक जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ जैसे हम फ्रूटी पीते हैं, उसके अंदर हम डिप करेंगे। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम। ठीक है, अब एयर उसके अंदर ब्लो करेंगे हम एयर कौन सी, जो हमारे माउथ से जो आएगी, तो स्ट्रॉ के अंदर हम जिस तरह से फूंक मारते हैं ना, उसके अंदर हवा आएगी इस तरह से। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर? क्या लाइम वाटर में कोई चेंज आई है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन द 6th क्लास? बेटा 6th क्लास में बिल्कुल यही था कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के थ्रू पास करती है तो उसका कलर कैसे हो जाता है? यस, बहुत सारे बच्चों को तो अभी भी याद होगा, इट टर्न मिल्की। यस, लाइम वाटर का जो कलर है इट टर्न मिल्की कलर का हो जाता है, वो व्हाइट कलर का हो जाता है। कब? जब लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है। तो हमने जो ब्रीद आउट किया, वो जो एयर थी उसने लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर दिया। पहले लाइम वाटर का कलर कुछ नहीं था, वाटर की तरह था, कलरलेस। लेकिन जैसे ही हम अपनी ब्रीद आउट एयर को उसके थ्रू पास किया तो उसका कलर हो गया मिल्की। और यही इंडिकेट करता है कि हमारी जो ब्रीद आउट एयर है, जो हमारे माउथ के अंदर से बाहर आई है, उसके अंदर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन यही था कि व्हाट डू वी ब्रीद आउट? हम जो ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इस एक्टिविटी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू आर अवेयर दैट वी इनहेल और एक्सेल अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हम इनहेल करते हैं, जरूरी नहीं है कि टोटल ऑक्सीजन ही होती है, नहीं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज भी हमारी बॉडी में जाती है। और जब हम एक्सेल करते हैं, जो एयर बाहर निकल के आती है, ज्यादातर हम कहते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती उसके अंदर भी, जो हमारी बॉडी के अंदर से एयर बाहर आती है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरी गैसेज होती है। तो मिक्सचर ऑफ एयर ही हम इनहेल करते हैं और मिक्सचर ऑफ एयर ही हम एक्सेल करते हैं। हाँ, परसेंटेज अलग अलग हो जाती है। जब हम इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर एयर जाती है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%। और जब वो एयर बाहर निकलती है तो वो 21 से कम हो जाती है, 21% से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के दौरान यूज कर लेती है। अब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने यूज कर ली वो बदल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हम ब्रीद करेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज तो घटी हुई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं 6th में भी एक डायग्राम था मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ठीक है, कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में अदर गैसेस। और अदर गैसेस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट था वो था 0.04%। तो यानी कि जो एयर हमने इनहेल की है उसके अंदर 21% तो ऑक्सीजन है और 0.04% क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, 21% से कम हो जाती है, नियर अबाउट 16% रह जाती है। और जो एयर हमारी बॉडी से बाहर निकलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाता है। इनहेल किया था तो 0.04%, और जब एक्सेल करेंगे, जब नियर अबाउट
4.4% हो जाती है। तो एक्सेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो जब हमने इनहेल किया तभी भी बॉडी के अंदर दोनों गैसेज जाती हैं, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी। जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, उसके अंदर भी दोनों ही गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि जब हम एक्सेल करेंगे, एयर को बाहर छोड़ेंगे बॉडी से, कि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नहीं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में जाती है, नहीं, दूसरी गैसेज भी जाती है, क्योंकि हमारी कोई बॉडी में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि दूसरी गैसेज को हम बाहर ही छोड़ देते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ 21% ही जाती है, बाकी तो दूसरी गैसेज जाएंगी। चलिए बेटा इसको करते हैं। यू आर अवेयर दैट वी इनहेल और एक्सेल अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, व्हाट डू यू एक्सेल? डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और a mixture of gases along with it? Yes, we exhale mixture of gases along with carbon dioxide. You must have observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on its surface. अभी देखो बेटा सर्दी आ गई है, अब मिरर पे आप अपनी सांस को छोड़िए तो वहां पे थोड़े से मॉइस्चर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस। तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। यस। तो जो हम एक्सेल करते हैं, देखिए उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अंदर वाटर वेपर भी है। तो यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट कम्स? ये ड्रॉपलेट कहां से आए? ये हमारी बॉडी के अंदर से ही आए। जो हमारी एक्सेल्ड एयर है ये उसी में होते हैं। गर्मियों में ज्यादा दिखाई नहीं देते क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, और ये एयर में आते ही इवेपोरेट हो जाते हैं। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम इनको इजिली देख पाते हैं। ठीक है, अभी सर्दी आ गई, हमारी माउथ के अंदर से वैसे ही धुआं निकलता रहेगा। वो धुआं क्या है? वो हमारे वाटर वेपर ही हैं। Bujo want to know how much air a person can hold in the lungs? कितनी एयर वहां पे आ सकती है? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ब्रीद फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। ठीक है, जो प्राणायाम जो है, हमारे आसन जो हैं, उनके करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा एयर को वो होल्ड कर सके। Thus, more oxygen can be supplied to the body cell, resulting in release of more energy. और जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज्यादा हम एनर्जेटिक फील करेंगे, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेटा ये जो डायग्राम है ये आपने फेयर नोटबुक में भी बनाना है, आपने ये ब्लू बॉक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म के अंदर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कितनी परसेंटेज ऑफ एयर होती है? तो जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वी इनहेल 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है, 21% ऑक्सीजन जाती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब एक्सेल्ड हम करते हैं, जो एक्सेल्ड एयर होती है, जो बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है, उस एयर के अंदर 16.4% होती है ऑक्सीजन और 4.4% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैं इंक्रीज और डिक्रीज की बात मैं कर रहा हूं, वो मैं ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब देखिएगा, ऑक्सीजन पहले है 21% जो हमने इनहेल की है, और वो डिक्रीज होके कितनी रह गई है? 16.4% जो एक्सेल्ड हमने की है। फिर से देखिए बेटा, 21% हमने ली है ऑक्सीजन और बाहर कितनी छोड़ी है? 16.4%। तो ये डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ये लगभग 5% के नियर अबाउट क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अब दूसरा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितना लिया था जो बॉडी के अंदर गई है? वो है 0.04%, 1% से भी कम। और जो एक्सेल्ड की है उसमें देखिए 4.4%। तो ये 0.04 से इंक्रीज होके कितना हो गए? 4.4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल इंक्रीज हुई है।
तो इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंपेयर करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करना है। ये नहीं है कि जी पहले तो जी हमारी क्या थी, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 है, अभी भी सर ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, नहीं। ऑक्सीजन पहले 21 थी, अब डिक्रीज होके हो गई 16.4। कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.04 इनहेल किया है, एक्सहेल कितना किया है 4.4, वो 0.04 से इंक्रीज होके 4.4 पे चला गया। तो ये है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर। इसको फिर नोटबुक में आईटी की फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। होप कि आपको अच्छे से लर्न हुआ होगा। कल फिर से मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, प्रीवियस टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो हर रोज हमारी क्लास के पहले 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रहेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, सभी ने उसके लिए प्रिपेयर होकर रहना है आपने। और बेटा टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सर तो पहले 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो हम तो 20 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आंसर से भी आपका ही फायदा होने वाला है कि जब जो बच्चे आंसर देंगे उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पता लगेगी। हो सकता है किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो गई हो, तो उस क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन है उससे वो पिछली भी रिवीजन होती रहेगी। तो सभी ने एग्जैक्ट 9 o'clock क्लास को अटेंड करना है, कोई भी लेट नहीं होगा। जैसे आप लोग स्कूल के अंदर बिल्कुल टाइम पे पहुंचते थे, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में भी बिल्कुल टाइम पे आपने रहना है, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस डे। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस राजन सर, राजन सर।